रहस्यमय यात्रा पार्ट 10। तिलक, रमेश तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? रमेश, सर मैं ऑटो से आया था। तिलक, तो तुम पार्किंग में कहाँ जा रहे हो? रमेश, आपको गाड़ी तक छोड़ने। तिलक, अरे भाई, इतनी औपचारिकता मेरे साथ मत किया करो, मुझे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, आज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ अपनी गाड़ी से। रमेश तिलक के साथ चल देता है। गाड़ी में तिलक के बगल की सीट पर रमेश बैठा है। गाड़ी महानगर की रोड में तेजी से दौड़ रही है। रमेश बाहर की चकाचौंध के नज़ारे ले रहा है। तिलक, लगता है मुंबई आकर तुमने अभी तक मुंबई दर्शन नहीं किए। रमेश, हाँ सर, जैसे ही आया हूँ दूसरे दिन ही आपकी कंपनी में जॉब मिल गई। तिलक, अरे मेरी कंपनी नहीं भाई, मैं खुद इस कंपनी में कर्मचारी हूँ। कुछ देर शांत रहने के बाद रमेश को ऑफिस में हुए घटनाक्रम की पुनः याद आती है। रमेश, सर एक बात पूछूं? तिलक, निसंकोच पूछो। रमेश, सर आप जादू टोने, भूत या काली ताकतों पर विश्वास करते हैं? तिलक माहौल को गंभीर नहीं होने देना चाहता था, इसलिए बोला, क्या रमेश, आज के समय में क्या तुम इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हो? रमेश, नहीं सर, मैं नहीं करता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। रमेश ठंडी सांस लेकर सोचता है, अच्छा हुआ मैंने सर को ऑफिस में मैंने जो महसूस किया और जो आवाज़ सुनी थी उसके बारे में नहीं बताया, नहीं तो पता नहीं क्या सोचते। तिलक, अब क्या सोचने लगे? रमेश, कुछ नहीं सर, यूं ही। तिलक मन में ही बोला, रमेश हम जानते हैं कि तुमने क्या अनुभव किया, लेकिन यदि हमने तुमको ये सच बता दिया तो फिर हमें अपनी सच्चाई भी तुम्हें बतानी होगी, जो हम तुम्हें नहीं बता सकते हैं। साथ ही यदि तुम्हें ऑफिस की उस काली मानवीय आकृति के बारे में बताया तो हो सकता है कि तुम्हारा आत्मविश्वास कम हो जाए या तुम डर जाओ। तिलक, वैसे रमेश, तुमने जो प्रश्न किया है उसके बारे में प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं? रमेश, कौन सा प्रश्न सर? तिलक, वही जादू टोना, भूत या काली ताकत वगैरह। रमेश, वैसे कुछ के अनुसार प्रकृति संतुलन बनाकर चलती है। यदि ऊर्जा या शक्ति का कुछ लोग सही उपयोग करते हैं तो कुछ लोग गलत उपयोग भी करते हैं। हाँ, भूत कुछ नहीं होता, लेकिन आत्माएं तो होती हैं। जैसे हम सब में ही आत्मा है, और जब ये शरीर छोड़कर हमारी आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है तो हम वो हो जाते हैं, और उस बीच में यानी एक शरीर छोड़ने और दूसरे शरीर में जाने के बीच के समय में हम आत्मा ही होते हैं। तिलक खुद को बिल्कुल साधारण दर्शाते हुए बोला, यानी आत्मा होती है? और यदि आत्मा होती है यानी दो शरीर के बीच के समय में, तो वे अच्छी या बुरी भी हो सकती हैं, यानी उनका स्वभाव भी होता होगा। रमेश, कहीं कहीं पर उसका उल्लेख है कि एक शरीर छोड़ते समय अर्थात मृत्यु के समय जैसी मनोवृत्ति होती है उस आत्मा की मनोवृत्ति भी वही हो जाती है। इसलिए तो ग्रंथों में कहा है कि सदैव अच्छी मनोवृत्ति रखो, क्योंकि मृत्यु अनिश्चित है। तिलक, यदि किसी की मृत्यु के समय वह किसी पर या किसी स्थान पर या किसी परिस्थिति पर क्रोधित हो तो उसकी आत्मा का स्वभाव भी वही होगा जिसके कारण अनिष्ट कारण होगी। यही मतलब है ना तुम्हारा? रमेश, सर मेरा नहीं, ये कुछ ग्रंथों की वाणी है। तिलक, हाँ, तो क्या उनमें ऐसा कुछ भी लिखा है कि ऐसी आत्मा या ऊर्जा या शक्ति को किस तरह से अनिष्टकारक से परिवर्तित करके निर्विरोधी या फलदायी बना जा सकता है? रमेश, वैसे इसके बारे में कुछ ध्यान तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, कुछ उपाय तो जरूर है इसके लिए। वैसे इसके लिए मुझे अध्ययन करना पड़ेगा। सर बस यहीं रोक दीजिए, यहीं से अंदर कुछ ही दूरी पर मेरा घर है, मैं चला जाऊंगा। तिलक गाड़ी रोक देता है। रमेश गाड़ी से उतरकर सर को धन्यवाद देता है।
तिलक बिना किसी औपचारिकता के मुस्कुरा देता है और गाड़ी अपने घर की ओर मोड़ देता है। रात्रि 11 बजे। वो आवाज सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी। वो जो भी था उसने ऐसा क्यों कहा कि रात को वह स्थान उसका है, इसलिए उसने वहां से जाने के लिए कहा। क्यों वहां पर जो भी छोटी छोटी घटनाएं घटित हो रही थी वे सभी सामान्य घटनाएं नहीं थी? क्या उस अदृश्य ऊर्जा का कार्य था? क्या कोई वहां आत्मा थी जिसने रात्रि के लिए कार्यालय को अपना निवास बना लिया है? मुझे ऐसा लगता था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, तो क्या वह आत्मा का ही काम था? फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि जिसने भी हाथ रखा था उसने झटके से अपना हाथ अलग कर दिया? एक बात और गौर करने वाली थी कि जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे उस कार्यालय में अजीब सा सन्नाटा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पलंग पर लेटे हुए रमेश के मन में कई विचार दौड़ रहे थे। यदि मुझे फिर से कभी रात को रुककर काम करना पड़े तो उसके लिए मुझे तैयार रहना चाहिए। रमेश पलंग से उठकर बैग से लकड़ी को निकालकर देखने लगा। मुझे लगता है कि मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। हे भगवान, जब इसे मुझे दिया ही है तो इसके सही उपयोग के बारे में भी बता दो। रमेश ने लकड़ी हाथ में रखे हुए अपनी नजर ऊपर की ओर की। कुछ सोचकर रमेश ने लकड़ी को अपने बैग में रख दी और फिर सो गया। रात्रि 11:30 बजे। तिलक पलंग के पास चटाई बिछाकर ध्यान में बैठा है। मूलाधार चक्र से प्रारंभ होते हुए अनाहत चक्र, जो कि दोनों पसलियों के पीछे मध्य में पीठ की ओर प्रकाशित होते हुए देखा जा सकता था। कुछ देर और ध्यान में रहने के बाद आज तुमने जो देखा वो प्रारंभ था। योगी की मानसिक वार्ता प्रारंभ हो चुकी थी। तिलक, लेकिन हमने जो रमेश के चारों ओर उसका ऑरा देखा वह भी दुर्लभ ही देखने को मिलता है। योगी, तभी तो नियति ने उसे तुम्हारे पास भेजा है। आज उसे अपने उस तांत्रिक लकड़ी की आवश्यकता का एहसास हुआ है और उसने अभी कुछ देर पहले ही ईश्वर से उसके उपयोग के लिए सहायता भी मांगी है। कौन सी तांत्रिक लकड़ी? योगी, गत दिवसों में यात्रा के दौरान उसे तांत्रिक शक्तियों से अवगत कराया गया है। साथ ही एक तांत्रिक के द्वारा उसे अपनी सभी शक्तियों से पूर्ण एक लकड़ी भी सौंपी गई है, लेकिन उसके उपयोग के तरीके से वह अभी भी अनभिज्ञ है। तिलक, रमेश ने इस बारे में कुछ बताया नहीं? योगी, जैसे कि तुमने अपने बारे में उसे नहीं बताया और वर्तमान परिवेश में यह आवश्यक भी है कि दोनों ही अपनी अपनी शक्तियां गोपनीय रखें। तिलक, उस काली मानव आकृति का हमें सामना करना है या फिर रमेश को? योगी, रमेश को एक अवसर देना उचित होगा, लेकिन उस ऊर्जा को सामान्य मत समझो। वह अकेली नहीं है, उसकी ऊर्जा का स्रोत कहीं और से है। तिलक, क्या वह अतृप्त या क्रोधित आत्मा है? योगी, हाँ, रमेश ने जिन ग्रंथों का जिक्र किया था परिस्थिति के अनुरूप ही था। फिलहाल तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। तिलक ध्यान में और अधिक डूब जाता है और कुछ ही समय में योग के द्वारा अपने भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर के माध्यम से निकलकर योगी के तेजपुंज के समक्ष पहुंच जाता है। योगी, तुमने पूछा नहीं कहाँ चलना है? तिलक, गुरु के आदेश का पालन किया जाता है, आदेश का कारण नहीं पूछा जाता। योगी प्रफुल्लित स्वर में बोले। रमेश के स्वप्न में। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, रमेश ने कहा। तुम मुझे नहीं जानते। जैसे जैसे रात बढ़ेगी मेरी ताकत बढ़ती जाएगी। तुम यहाँ से चले जाओ, काली परछाई ने गंभीर और मोटी आवाज में कहा। तुमने उसे नहीं छोड़ा तो? रमेश, तुम क्या कर सकते हो?
मेरी वो लकड़ी कहाँ गई? हाँ, मैंने ऑफिस बैग में ही तो रखी थी, ये रही। रमेश ने लकड़ी निकाल ली। ये क्या है? इससे तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? इसका उपयोग करना भी जानते हो? काली परछाई और अधिक बड़ी और ताकतवर होती जा रही थी। उसके अंदर गीतांजलि अदृश्य बंधन में बंधी हुई दिखाई दे रही थी। शायद वो बेहोश हो चुकी थी। रमेश ने उस लकड़ी को बीच से पकड़कर अपनी मुट्ठी को बांध लिया। उसकी हथेली के दोनों ओर से लकड़ी निकली हुई थी। एक लकड़ी को अपने हृदय के स्थान पर, जहां अनाहत चक्र होता है, उसके सामने रख लिया गया। अब उसकी मुट्ठी की उंगलियां उसके सीने की ओर थीं। कुछ लकड़ी सीने के ऊपरी हिस्से में और कुछ पेट की ओर निकली हुई थी। रमेश ने आंखें बंद कर ली। रमेश के चारों ओर ऑरा प्रकट हो गया था और उससे प्रकाश निकलना प्रारंभ हो गया था। उसी समय लकड़ी के से तेज निकलना प्रारंभ होता है और उसके ऑरा से मिलकर उसके ऑरा को और अधिक तेज बढ़ा देता है। ऑरा चारों ओर चक्र की भांति बढ़ना प्रारंभ होता है और उसका एक हिस्सा उसकी काली परछाई से जाकर टकराता है। जैसे जैसे वह तेज पुंज परछाई की ओर बढ़ रहा था, उतनी परछाई खत्म होती जा रही थी। तेज पुंज की गीतांजलि तक पहुंचने के पर वह उसके बंधन से मुक्त हो जाती है। कुछ ही देर में वह परछाई वहां से गायब हो गई थी। उस लकड़ी से निकलने वाली ऊर्जा रमेश के ऑरा में समाती जा रही थी। रमेश अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो चुका था। वह ध्यान में होने के कारण मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। ध्यान में ही रमेश को सामने वही योगी दिखाई देते हैं जिन्होंने उस लकड़ी और तांत्रिक बाबा के विषय में उसे बताया था। रमेश, इसकी ऊर्जा रुक ही नहीं रही है, मेरी मदद कीजिए। योगी तिलक की ओर देखते हैं। तिलक योग मुद्रा में बैठा हवा में ही उड़ता हुआ रमेश के पास जाता है और अपना हाथ रमेश के माथे पर रख देता है। जैसे ही तिलक का हाथ रमेश के माथे पर पड़ता है, उस लकड़ी की ऊर्जा रमेश की ओर नाप जाकर तिलक की ओर जाने लगती है। तिलक की आंखें बंद हो जाती हैं और रमेश अपनी आंखें घबराकर खोल देता है। रमेश अचानक उठकर बैठ जाता है। ओह, यह सपना था। रमेश पास रखे स्टूल में से पानी का गिलास उठाकर पानी पीता है। कितना भयानक स्वप्न था। रमेश का चेहरा पसीने से भीगा हुआ और दिल तेजी से धड़क रहा था। शायद ये इशारा हो लकड़ी के उपयोग करने का। स्वप्न में योगी तो ठीक थे, लेकिन तिलक सर और गीतांजलि। रमेश के चेहरे पर हंसी आ जाती है। जरूर ये मेरे दिमाग का खेल है। वहां तिलक अपने सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर में प्रवेश करता है। उसका शरीर बुरी तरह गर्म हो चुका था। तिलक अभी भी आंखें बंद किए हुए ध्यान में बैठा था। उस लकड़ी से निकलने वाली ऊर्जा बहुत ही ताकतवर थी। योगी, वह तंत्र शक्ति से भरपूर थी। वैसे इसी तरह की इससे बड़ी घटना तुम्हारे साथ पहले भी घटित हो चुकी है। तिलक पुरानी याद में खो जाता है। ठीक है माँ, लेकिन तुम यहीं रुको, अंदर अंधेरा है, मैं अभी होकर आता हूँ। कहते ही तिलक सावित्री जी के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही अंदर गुफा में चला जाता है। तिलक को जो कुछ विचित्र अनुभूति हो रही थी, वह अब बढ़ने लगी थी। अंदर बहुत से मोड़ों को पार करते करते तिलक ने मोबाइल की लाइट चालू करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बंद हो चुका था। कई कोशिशों के बाद भी जब मोबाइल चालू नहीं हुआ, तो तिलक ने मोबाइल जेब में रख दिया और खुद को नियति के हवाले करके आगे बढ़ने लगा। अंदर एक स्थान पर ऊपर किसी छेद से प्रकाश आ रहा था। वो स्थान ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पहले किसी की बैठक थी। घबराकर और अंधेरे के कारण तिलक को थकान लगने लगी थी, तो उसने रोशनी में बैठने की इच्छा हुई। वो जाकर उसी स्थान पर बैठ गया। बैठते ही सोचने लगा, ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे शरीर में अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? मेरा शरीर एकदम ठंडा पड़ने लगा है। नहीं नहीं, अब अचानक मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं यहाँ से उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ?
अचानक तिलक को ऐसे लगा जैसे कि वो किसी ऊर्जा के गोले के अंदर कैद हो गया है। ये कैसा प्रकाशित चक्र है? मैं इससे बाहर क्यों नहीं आ पा रहा हूँ? क्या मैं फिर से स्वप्न देख रहा हूँ? नहीं, यह स्वप्न नहीं है। ये चक्र छोटा होता जा रहा है। धीरे धीरे वह ऊर्जा चक्र छोटा होता गया और तिलक उसी ऊर्जा के चक्र के अनुसार ही बैठता चला गया है। कुछ ही देर में तिलक अनजाने में ही योग मुद्रा में बैठा था। मैं तो उसी अवस्था में बैठ गया हूँ जैसा मुझे स्वप्न में वो मानव आकृति दिखाई देती थी। ओह, तो ये सर्कल कुछ और नहीं, ऊर्जा चक्र है। ये भाषा और ये बातें मुझे समझ में आना कैसे शुरू हो गई। ये ऊर्जा धीरे धीरे मेरे माथे की ओर छोटी होती हुई एकत्रित हो रही है। जैसे ही बस ऊर्जा चक्र तिलक के माथे में स्थिर हो जाता है, तिलक पूरी तरह से शांत और स्थिर हो गया था। उसके शरीर से उसका नियंत्रण समाप्त हो चुका था। वो केवल एक बुद्ध की तरह शांत था। अचानक ही एक अदृश्य आवाज उसे सुनाई देती है। मेरे तप का फल जो ऊर्जा के रूप में मेरे माथे से निकल रही थी, उसे अनजाने और नियति के चलते तुमने भी धारण किया है। अर्थात जो तप का फल मुझे 20 वर्षों की तपस्या से मिला है, वही दैवी योजना के चलते तुम्हें अनायास ही मिल गया है। विश्वास नहीं होता कि कोई इतनी ऊर्जा को एक साथ बिना किसी पूर्वाभ्यास के कैसे धारण कर सकता है। यह तो किसी सुदृढ़ व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं है, जबकि तुम तो एक बालक हो। शायद यही उसका कारण भी हो सकता है। योगी पुरानी यादों में कहाँ खो गए तिलक? तिलक वापस वर्तमान में आ जाता है। तिलक, हाँ, जब आप तपस्या कर रहे थे, हमने उस समय आपके माथे को छू लिया था। योगी, हाँ, उस समय तुम बच्चे थे और उसी का परिणाम है कि तुम तिलक से तिलक योगी हो। तिलक, आज की इस घटना से रमेश को उस तांत्रिक शक्ति से भरपूर लकड़ी के उपयोग के बारे में पता तो चल ही गया होगा। योगी, उपयोग का अनुभव तो हो गया है, लेकिन नींद से जागते ही स्वप्न में तुम्हारी उपस्थिति से शंकित होकर वह इसे अपने दिमाग का खेल समझ रहा है। तिलक, लेकिन इसके लिए आप हमें लेकर क्यों गए थे? योगी, एक अनुभव तुम्हें भी तो देना था। तिलक, कैसा अनुभव? योगी, यही कि अभी रमेश का शरीर उस तंत्र शक्ति को धारण करने में समर्थ नहीं है। वह केवल योग के चक्रों के बारे में पुस्तकी ज्ञान रखता है, ना कि उसके चक्र जागृत हुए हैं। तिलक, आप तो सक्षम हैं, आप उन्हें जागृत कर सकते हैं। योगी, नहीं, हम भी नहीं कर सकते। तिलक, लेकिन आपने तो मेरे यौगिक चक्र जागृत किए थे। हमने तो सिर्फ तुम्हें दिशा प्रदान की थी, बाकी सब दैवी योजना के तहत हुआ था। जब तुमने बचपन में अनजाने ही कई सालों की तपस्या पूरी होते वक्त मेरे माथे की चमक और उससे निकलने वाली ऊर्जा पर अपना हाथ रख दिया था, और कोई होता तो जीवित ही नहीं होता, लेकिन नियति ने तुम्हें न केवल बचा लिया, बल्कि इतने वर्षों की तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा से भी भरपूर कर दिया, जिसकी तुम्हारे चक्रों को जागृत करने की अहम भूमिका रही। योगी ने बड़े ही सहज भाव से कहा। तिलक पुनः सालों पुराने यादों में खो गया। बेटा, साथ साथ में चलना, कहीं जाना नहीं, भीड़ बहुत ज्यादा है। सुनो जी, इस मेले में कितने ज्यादा साधु संत आए हुए हैं। सूर्यवीर, इनमें से ज्यादातर यही ऋषिकेश के ही हैं। वो देखो कितनी गुफाएं हैं। यहाँ इन्हीं में से ये लोग तपस्या करते रहते हैं। कुछ विशेष तिथियों में ही ये लोग बाहर नजर आते हैं। सुना है कि कुछ साधु तो कई वर्षों से इन गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। बेटा, ध्यान से चलो, किसी को ठोकर न लग जाए। लगभग 5 साल का बच्चा अपने माता पिता के साथ पूर्णिमा के मेले में घूम रहा है। बच्चा, कितनी सुंदर गुफा है। जब तक माँ दुकान से कुछ खरीद रही है, मैं जल्दी से इसके अंदर होकर आता हूँ। वाह, कितनी बड़ी गुफा है ये।
बाहर से तो छोटी दिख रही थी, कितना अंधेरा है इसके अंदर, लेकिन वो क्या चमक रहा है, चलकर देखता हूँ। बहुत अंदर और कई मोड़ आने के बाद पास पहुंचने पर एक मानव आकृति उसे दिखाई देती है, जिसके माथे से प्रकाश निकल रहा था। बच्चा सहज भाव से ही उसके पास गया और माथे से निकल रहे प्रकाश को पकड़ने की चेष्टा से माथे पर अपना नन्हा हाथ रख दिया। अचानक ही जैसे कि बिजली कौंध गई, पूरी गुफा में प्रकाश फैल गया और बच्चा ऊंचा उछलकर दूर जा गिरा। तिलक योगी के बारे में और अधिक जानने के लिए 21वीं सदी का सुपर हीरो तिलक योगी सीजन 1 को अवश्य सुने। तिलक अपनी यादों से बाहर निकल आता है। तिलक समझ रहा था कि इन सब के बावजूद योगी की भूमिका कम नहीं थी, फिर भी वे उसका श्रेय नहीं लेना चाहते थे। तिलक के भौतिक शरीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ योगी के प्रति कृतज्ञता के भाव उत्पन्न हो गए।